आपका प्रश्न है कि 2 दिन पहले पर्यावरण दिवस था। आपने एक फंक्शन में वहाँ पे जितने भी वक्ता थे उनको सुना और सभी लोग वृक्ष न काटे जाएं, अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाए, इसी पर बोल रहे थे। जबकि पर्यावरण काफ़ी विस्तृत विषय है, कृपया इस पर प्रकाश डालने का कष्ट करें। आपको तो उत्तर पता ही है कि बहुत ही विस्तृत टॉपिक है पर्यावरण, फिर भी आपने प्रश्न किया है तो इसका मैं जवाब दूंगा। पर्यावरण एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही साधारण सी भाषा में मैं इसका वर्णन करूं। पर्यावरण का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे आप किसी शुगर फैक्ट्री में जाएं या किसी कारखाने में जाएं, वहाँ देखते हैं कि लाखों पुर्जों से वो मशीन बनी हुई है और कारखाना लाखों पुर्जों की वजह से चल रहा है, प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहा है। अगर एक भी कोई पुर्जा उसमें टूट जाता है तो वो मशीन काम करना बंद कर देती है। तो देयर इज अ थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस। हर पुर्जा एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और अगर किसी में खराबी आती है तो पूरा कारखाना उससे प्रभावित होता है। इसी तरीके से ये जो कायनात बनी है, पूरा ब्रह्मांड बना है, इसमें अरबों खरबों तारे हैं, अरबों खरबों पृथ्वियाँ होंगी, ये सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। बैलेंसिंग। क्या आप सोच सकते हैं कि अंतरिक्ष में कैसे सूर्य लटका हुआ है, कैसे पृथ्वी लटकी है, कैसे 9 ग्रह लटके हैं, कैसे सूर्य के चारों तरफ एक ग्रह चक्कर मार रहे हैं, कैसे बैलेंस हो रहा है। देयर इज अ सिस्टम। जस्ट लाइक फैक्ट्री, जस्ट लाइक कारखाना, ये पूरा ब्रह्मांड भी चल रहा है। लाखों अरबों खरबों तारे आसमान में लटके हुए, तो कोई न कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है जिनको बैलेंस किए हुए, कोई न कोई इसमें ऑर्डर तो है ही जिसकी वजह से ये अपने स्थान पर टिके हुए हैं। सूरज लाखों करोड़ों सालों से चमक रहा है, इतने लाखों करोड़ों एटॉमिक एक्सप्लोजन पर सेकेंड सूरज में हो रहे हैं, इसकी ऊष्मा का अनुमान आप लगा सकते हैं। तो कैसे चल रहा है? तो पूरे ब्रह्मांड में कोई न कोई एक ऑर्डर है, सिस्टम है, जिसकी वजह से पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। अपनी प्यारी धरती को ले लें, इस पर आप देखेंगे कितनी योनियाँ हैं, करोड़ों योनियाँ हैं, और सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, और एक ऐसा तारतम्य, एक ऐसी रिदम बनी हुई है, अगर उस रिदम को तोड़ दिया जाए तो शायद पृथ्वी नहीं रह पाएगी। आप देखिए, जानवरों को ले लीजिए। मोर है, सांपों खाता है। अगर मोरों को मार दिया जाए तो सांपों की संख्या बढ़ जाएगी। सांप मेढक को खाता है और कीड़े मकोड़े खाता है, चूहों खाता है। अगर सांपों को मार दिया जाए तो मेढकों की संख्या बढ़ जाएगी, चूहों की संख्या बढ़ जाएगी। चूहे आपके घर की सफाई करते हैं, जितना भी कूड़ा करकट, दाने, अनाज, रोटी का टुकड़ा होता है, वो सब खाते हैं। अगर चूहों को मार दिया जाए तो आपके घर की गंदगी बहुत अधिक फैल जाएगी। कीड़े मकोड़े जो चूहे खाते हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। इस तरह से जितने भी जीव जंतु हैं, शेर हिरण को खाता है, हिरण आपके जितने घास के मैदान उसकी सफाई करता है, उसको खाता है, घास को खाता है, नहीं तो घास के जंगलात बहुत बढ़ जाएंगे। तो जितने भी जीव जंतु हैं, जितना भी कुदरत ने बनाया है, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। एक को अगर ख़त्म कर दिया जाए तो दूसरा उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा। एक बहुत आसान सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। पेड़ों को ले लीजिए। हम मनुष्य जानवर 24 घंटे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो पेड़ों का भोजन है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब मिलती है तो उससे अपना भोजन बनाते हैं, और पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं
वो ऑक्सीजन हमें जीवनदायिनी शक्ति देती है, उससे हमारा जीवन चलता है। तो कल्पना करिए अगर सारे मनुष्य और सारे जीव जंतु जानवर मर जाएं तो पेड़ क्या जिंदा रह पाएंगे? वनस्पति भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी जिससे भोजन बना करके अपना जीवित रह सकेंगे। और जिस दिन इस धरती से वनस्पति उजड़ जाएगी, पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे, वनस्पतियाँ खत्म हो जाएगी, तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? तब मनुष्य भी खत्म हो जाएंगे। कोई मनुष्य, कोई जीव जंतु जो ऑक्सीजन पर जीवित है, आश्रित हैं, वो जिंदा नहीं रह सकते। तो कितना एक गहरा रिश्ता है, कितना एक चोली दामन का साथ है वनस्पति, पेड़ पौधों का और जीव जंतुओं का और आदमियों का। ये बहुत ही साइलेंटली हो रहा है, जिसको बहुत से लोग हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। कक्षा में पढ़ाया जाता है, पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, लेकिन कभी दिल से हम लोग फील नहीं करते हैं। कभी किसी पेड़ के पास खड़े होकर के आपने ये उसका ग्रेटिट्यूड ऑफर किया है कि हे वृक्ष देवता, आप हमें जीवनदायिनी शक्ति 24 घंटे देते रहते हैं, ऑक्सीजन देते हैं जो कि हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी है। कभी हमने ग्रेटिट्यूड दर्शाया किसी पेड़ वनस्पति के लिए? नहीं दर्शाया। तो हम दिल से इस चीज़ को जानते ही नहीं, क्योंकि हम स्कूलों में पढ़ा देते हैं कि पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाने चाहिए, वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। लेकिन जो एक दिल से उसके प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न होना चाहिए, वो हमारे बच्चों में, वो हमारी शिक्षा पद्धति में नहीं। उसको इस तरह से नहीं बताया गया कि हम जिंदा इसीलिए हैं कि पेड़ हैं, वनस्पति है, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, इस पर हम जिंदा हैं। हम जो हैं किस चीज़ से बने हुए? आप जिस गांव में, शहर में पैदा होते हैं, तो जो आप दूध पीते हैं, उसके बाद में फल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, अनाज खाते हैं, ये सब कहाँ से आता है? ये इस धरती माँ का ही बाई प्रोडक्ट है। एक बीज आपने बोया गेहूं का, और उसमें से गेहूं का अंकुरण हुआ, बड़ा पेड़ हुआ, उसमें से फल आया, तो किसका कन्वर्टेड फॉर्म है? ये धरती से जो कुछ भी आप ले रहे हैं, ये धरती से ही ले रहे हैं। धरती का ही कन्वर्टेड फॉर्म है कि जो आप फल खाते हैं, जो आप सब्जियां खाते हैं, जो आप अनाज खाते हैं, और जो आपकी बॉडी पैदा होने के बाद में जब आपके 1 फीट के रहते हैं, आज 7-8 फीट के होते हैं, तो जो धरती का ही कन्वर्टेड फॉर्म है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, मिल्क, ये सब धरती का ही बाय प्रोडक्ट है, धरती का कन्वर्टेड फॉर्म है। और जब आप मरते हैं, उसके बाद क्या होता है? फिर से आप धरती माँ की गोद में समा जाते हैं, फिर से आप धरती बन जाते हैं। तो इसको गहराई समझने की ज़रूरत है कि जो हम आज खा रहे हैं, हो सकता है हमारे पुरखों को उसमें शरीर का तत्व मिला हो, क्योंकि जब आप मरेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद आपकी हड्डियाँ फास्फोरस बन जाएंगी, और वहाँ पर जो भी अनाज उगाया जाएगा, जो भी पेड़ उगाया जाएगा, उसका रस, आपके बॉडी के शरीर का रस उस वनस्पति में आ जाएगा। तो एक ऐसा विशेष सर्किल है, आप पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, मिट्टी मिल जाते हैं, फिर वहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और अनाज उगाया जाता है, और वही मिट्टी को कन्वर्ट करके फलों में तब्दील हो जाता है, सब्जियों में तब्दील हो जाता है, अनाज तब्दील हो जाता है, उसको आप खाते हैं। तो एक ऐसा विशेष सर्किल है, समझने की कोशिश करिएगा कि आपका शरीर मिट्टी का बाय प्रोडक्ट है। जब आप मरेंगे तो मिट्टी मिल जाएगी, और जिसको आप खाते हैं वो भी मिट्टी का ही बाय प्रोडक्ट है। तो एक ऐसा ये गूढ़ रहस्य भी नहीं कहूँगा, ये सिर्फ समझने की सोच है, समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से इस कायनात में, इस धरती पर चीज़ें चल रही हैं। थ्योरी ऑफ इंटरडिपेंडेंस, हर चीज़ एक दूसरे को निर्भर है। हम वृक्षों के ऊपर निर्भर हैं, वृक्ष हमारे ऊपर निर्भर है, एक कीड़ा दूसरे के ऊपर निर्भर है, दूसरा तीसरे के ऊपर निर्भर है, एक पक्षी दूसरे के ऊपर निर्भर है, हर चीज़ एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ इस धरती का और आपके मानव शरीर का। हमारे शरीर में क्या है? हमारे शरीर में बाल हैं, हमारे शरीर में
पानी है, हमारे शरीर में फ्लश है, हड्डियाँ हैं, हाथ हैं, पैर हैं, आँख है। अगर हमारा पैर किसी एक्सीडेंट में कट जाए तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा? उसका दुष्प्रभाव ये होगा कि हम ठीक से चल नहीं पाएंगे, हमारी कार्य क्षमता उतनी नहीं रहेगी। जैसे हमारा हाथ कट जाए तो हम ठीक से लिख नहीं पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बॉडी की एफिशिएंसी है दैट विल बी ड्रास्टिकली अफेक्टेड। अगर हमारी आंखें चली जाएं तो क्या होगा कि हम देख नहीं पाएंगे, लिख पढ़ नहीं पाएंगे। इसी तरीके से पृथ्वी में आए, कहने का मतलब है जो मैंने ह्यूमन बॉडी का आपको एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल दिया है कि हर अंग दूसरे अंग के ऊपर निर्भर है। आप तभी तक अच्छी तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं जबकि आपके सारे पार्ट्स प्रॉपरली फंक्शन करें। अगर पैर कटेगा तो आपकी एफिशिएंसी डाउन होगी, हाथ कटेगा तो आपकी कार्य क्षमता नहीं रहेगी, आँख चली जाए तो आप उतना अच्छा काम नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। तो पूरा स्ट्रक्चर है ह्यूमन बॉडी। एक अंग अगर प्रभावित होता है तो पूरे शरीर की कार्य क्षमता बाधित होती है। इसी तरीके से धरती में यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जैसे हमारे शरीर में बाल हैं, रोए हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगलात हैं। अगर इसको काट देंगे तो क्या होगा? पहली चीज़ तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जो जीवनदायिनी शक्ति ऑक्सीजन पेड़ पौधे बनाते हैं वो हमारे पास उपलब्ध नहीं रहेगी, तो हमें श्वसन तंत्र की तमाम बीमारियां होने लगेंगी। दूसरा, जो क्लाइमेट्स बदलती हैं, मौसम बदलते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात आते हैं, इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर अपने एटमॉस्फेयर में ज़रूरत होता है। वाष्पीकरण की ज़रूरत होती है, पत्तों से भाप बनती है, उससे क्लाउड फॉर्मेशन होता है, उससे बरसात होती है, ऋतुएं बदलती हैं। तो अगर पेड़ कट जाएंगे तो यहाँ की जो वार्मिंग है धरती की वो बढ़ेगी। आप देख रहे हैं ना, कभी बंगाल की खाड़ी में बहुत बड़ा प्रचंड तूफान आया हुआ है, कभी हिंद महासागर की खाड़ी में तूफान आया हुआ है, और दूसरे कई ऐसे देशों में, यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आए दिन बहुत बड़े टॉर्नेडोज आते रहते हैं। तो जो एक इस धरती के एक अंग को अगर हमने इफेक्ट किया, जंगलात को काट दिया, तो एक्सट्रीम क्लाइमेट्स पैदा होंगी। कहीं पे तूफान आएंगे, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, बहुत ज़्यादा सूखा आएगा, एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं रह पाएगी। और अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैज्ञानिक कहते रहते हैं, सही कहते हैं कि ध्रुव प्रदेशों का जो बर्फ़ पिघलना शुरू हुआ तो हमारे कई शहर, बांग्लादेश जैसे शहर, देश पूरा 100 साल के अंदर पूरा जलमग्न हो जाएगा। जो कोस्टल सिटीज़ हैं हमारे, बॉम्बे है, न्यूयॉर्क है, जितने भी समुद्र के किनारे शहर बसे हुए, वो सब अगले 50-60 साल में जलमग्न हो जाएंगे। जब बर्फ़ पिघलेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो पानी का स्तर ऊंचा होगा, जल का स्तर ऊंचा होगा, वो सब जलमग्न हो जाएंगे। इसी तरीके से जो भी इस धरती का स्वरूप है, ये हम भूल करते हैं समझने की धरती इज ए डेड प्लैनेट। एक जिंदा इंसान के अंदर, एक जिंदा जो भी है जीव के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसके अंदर मोमेंट होता है, उसके अंदर आग होती है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं, जैसे मनुष्य के अंदर होते हैं। कभी आप एक ही स्थान पर तो नहीं बैठे रहते हैं, कभी करवट लेते हैं, दौड़ते हैं, घूमते हैं, सोते हैं, खाते हैं। तो आप तो बहुत कम गति से दौड़ते हैं। धरती माँ कितनी गति से दौड़ती है आपको पता है? अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती है। सूरज के चारों ओर 12 महीने में एक चक्कर लगाती है, और लाखों किलोमीटर पर सेकंड की गति से सूरज का चक्कर लगा रही। आपके शरीर में क्या गर्मी होगी? जब ज्वालामुखी फटता है तब आप देखिए धरती के अंदर कितनी गर्मी। तो प्लेनेट अर्थ भी एक लाइव प्लेनेट। जैसे मैंने 2 एनालॉजीज दिए हैं कि एक तरफ पृथ्वी, एक तरफ हमारा शरीर है। अगर एक अंग प्रभावित होता है तो पूरी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, पूरे स्ट्रक्चर की। तो इकोलॉजी को आप इस तरह समझिए। इकोलॉजी एक ऐसे कंसेप्ट का नाम है जिसका मूल सिद्धांत है कि यहाँ पर जो भी चीज़ है एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, डिपेंड है एक दूसरे के ऊपर। तो अगर इस इकोलॉजी को बनाए रखना है तो जिसका मूल स्वरूप था, जैसा
ऑलमाइटी गॉड विधाता ने बनाया है, उसमें हम कम से कम इंटरफेरेंस करें। और कितना हम इंटरफेयर कर रहे हैं? क्या हम नॉर्मल ज़िंदगी जी पा रहे हैं? आज की डेट में नहीं जी रहे हैं। कितने कारखाने हमने लगा दिए हैं, कितने कंक्रीट के शहरों को हमने बना दिया है, कितना वायु को प्रदूषित किया है, कितना हमने समुद्रों को प्रदूषित किया है, जल को प्रदूषित किया है, और तो और अपनी मानसिकता को प्रदूषित किया है, मेंटेलिटी को हमने पॉल्यूट कर दिया है। क्या आप देखते हैं आपका चित्त शांत है? क्या आप देखते हैं कि आपके घर में शांति है? क्या आप देखते हैं कि आपके समाज में शांति है? क्या आप देखते हैं कि पूरे विश्व में शांति है? कितने युद्ध लड़े जाते हैं, किस लिए? कितना दिमाग में कितना पोल्यूशन है, एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत है, अपनी सफलता के लिए कैसे आप दूसरों का गला घोटते हैं, अपने स्वार्थ के लिए किस तरह से दूसरों को आप परेशान करते हैं। इसमें बहुत अधिक नहीं बताना है। तो ये भी एक पार्ट है कि हमारे चित्त शांत नहीं है, हमारी आत्मा शुद्ध नहीं है, हमारी आत्मा में खोट आ गया है, हमारी सोच में पोल्यूशन आ गया है, हमारा चित्त ही शांत नहीं है। इकोलॉजी के भी पार्ट है कि चित्त अगर शांत नहीं है, अगर आप ब्रह्म के साथ नहीं जुड़े, अगर आपको एक गुलाब के फूल को देख करके आनंद नहीं आता है, अगर उगते हुए सूरज को देख करके आपको प्रसन्नता नहीं होती, अगर उसमें ईश्वर आपको नहीं दिखता है, जब चिड़ियाँ किलकारियाँ मारती हैं, अगर उससे आप आनंदित प्रफुल्लित नहीं होते हैं, जब घुमड़ घुमड़ के बादल बारिश करते हैं, आप उसमें शामिल नहीं हो पाते हैं, आप अपना टेंशन लिए हुए बैठे हैं कई तरह की चीज़ों का, तो आप प्रकृति के साथ नहीं। आप अगर इस महाउत्सव में शामिल नहीं हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है, तो आपने अपने आप को अलग कर लिया है। तो इकोसिस्टम के आप पार्ट नहीं रहे, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तो एक उत्सव है। इट इज सेलिब्रेशन, इट इज ए सेलिब्रेशन गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन। टिमटिमाते हुए तारों को देखिए, चंदा मामा को देखिए, उगते हुए सूरज को देखिए, फूलों को देखिए। 24 घंटे इस प्रकृति में कुछ न कुछ चला करता है। छोटा सा बीज जमीन में पड़ा हुआ अंकुरित होता है, उसमें पत्तियां छोटी छोटी निकलती हैं, वो बड़ी हो रही हैं। सुबह फूल खिलता है, दिन भर खुशबू देता है, शाम को मुरझा के समाप्त हो जाता है। छोटे पेड़ बड़े हो रहे हैं, आपका शरीर में 24 घंटे कोई न कोई परिवर्तन हो रहा है, आपकी सोच बढ़ रही है, आपकी मैच्योरिटी बढ़ रही है। 24 घंटे इस ब्रह्मांड में कुछ न कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा है, और इतना साइलेंटली हो रहा है, कभी हम उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते। हम पड़े हैं अपने अपने कुछ चक्रों में, हम पड़े हैं जासी में। ये खुद दुर्भाग्य की बात है। तो इकोलॉजी को समझने के लिए आपको बहुत ही विस्तार से घुसना होगा, इस इकोसिस्टम में घुसना होगा, तभी आप इकोलॉजी को समझ पाएंगे, और तभी इसके साथ जुड़कर आप इसका आनंद ले पाएंगे। इसको समझिए, ब्रह्मांड के रस को चखिए, बहुत मजा आएगा, और आप शांत रहेंगे।